ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बात है और मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ चीज़ है। आप लोगों ने सुना होगा कि अगर आप किसी और के लिए गड्ढा खोदा है तो एक ना एक दिन आप या तो खुद ही उस गड्ढे में गिरेंगे, नहीं तो आपके जो अजीज हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपके बच्चे हैं, वो उस गड्ढे में गिरेंगे। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ, पहले ही बता देती हूँ, कहने के यही मतलब है कि अगर आपने जिस टाइम किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, जिस वक्त आप सोच रहे हैं बुरा, उसी वक्त आपके लिए ऊपर वाले भी आपके लिए बुरा ऑलरेडी सोच चुके होते हैं। और अगर आपने किसी के लिए निस्वार्थ अगर आपने अच्छा किया है या अच्छा सिर्फ सोच भी रहे हैं, घर बैठे अगर आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, घर बैठे अगर आप किसी के लिए दुआ दे रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप यकीन मानिएगा, भले आपके कोई अपने साथ ना दे, लेकिन वो कोई ना कोई भगवान आपके ज़िंदगी में फरिश्ता बना के आपको मतलब मदद करने के लिए ज़रूर आएंगे। और ये सब कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आपको पता है जैसे कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, ख़राब ही नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं आजकल काट रही हूँ पंडित जी के चक्कर। वैसे तो डॉक्टर के चक्कर काटने चाहिए, लेकिन मैं वो भी कर रही हूँ। लेकिन हस्बैंड नहीं जाते थे इलाज के लिए, तो मैं बहुत से पंडित जी के चक्कर काटी हूँ। बहुत सा एक्सपीरियंस ख़राब रहा, बहुत से पंडित जी बहुत ही गलत मिले, और मतलब आपकी फैमिली में प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिएट करवा रहे थे, या बहुत पैसे की धोखा, बहुत कुछ है, वो मैं धीरे धीरे वीडियो लाऊंगी। लेकिन कुछ पंडित जी, ज्ञानी गुरु जी मुझे बहुत अच्छे भी मिले हैं, जिसकी वजह से मेरी लाइफ सोचिए बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। और मतलब बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं धीरे धीरे मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूं कि सच में इंसान अपनों की वजह से ही दुख और तकलीफ़ में होता है, लेकिन कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर बन जाता है आपकी लाइफ को ठीक करने के लिए। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि मैं बताई थी कि मैं वीडियो अभी बनाने का मन नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, और क्योंकि मेरे मैके से ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा डिलीट करने से पहले इस वीडियो को मैं एक बार और मतलब बना लूँ। तो हाँ, गड्ढे इंसान कब खोदते हैं? या तो अगर आपने इस जन्म में मतलब कुछ गलत किया है, या अगर आप पिछले जन्म में कुछ गलत किए हैं, मतलब या फिर कुछ ग्रह आपका ख़राब चल रहा है, जिसके कारण आप अपनों के ही खिलाफ कुछ ऐसा कर जाएंगे जो कि आपने सोचा भी नहीं हो। या मतलब हाँ, दो तीन चीज़ तो ये है, एक इस जन्म का गलती से भी हो सकता है, जो आपको सज़ा मिलेगी तो आप अपने ही प्लानिंग में फंस जाएंगे। और अगर आपने पिछले जन्म में कुछ ख़राब किया है, तो भाई वो तो सज़ा तो मिलनी ही मिलनी है। और तीसरा मतलब ये कि ग्रह है तो भी होना है। एक चौथा मुझे मतलब पता चला कि अगर पूर्वज के दोष हैं, तो उससे तो आप बिल्कुल भी मुक्ति नहीं पा सकते हैं। और जिनको भी मतलब पितृपक्ष का दोष लगा है, ध्यान कीजिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा आप अपने ही परिवार में उलझ के रह जाएंगे, अपने ही परिवार में एक दूसरे से दुश्मनी मोल ले लेंगे, एक दूसरे से नफ़रत करेंगे, और एक दूसरे को मतलब मरने मारने की बद्दुआ तक देंगे, और चाहेंगे कि वो ख़त्म हो जाए। तो पितृपक्ष का दोष सबसे बड़ा ही दोष माना जा रहा है। और मैं बहुत लोगों के टच में हूँ, तो उन लोग का भी यही कहना है कि पारिवारिक कलह, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे और भी कोई भी रिलेशन हो, उसमें सबसे बड़ा एक कारण माना जाता है पितृपक्ष। और लास्ट जो मैं नहीं मानती हूँ
वो है जादू टोना और काला जादू जिसको बोलते हैं कि एक दूसरे से नफ़रत करके लोग करवा देता है। तो आपस में ही एक दूसरे से लोग नफ़रत करने लगते हैं और अपने के ही खिलाफ़ गड्ढा खोद देते हैं, मुसीबत में मतलब डाल देते हैं। हालाँकि मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने अपना-अपना एक्सपीरियंस शेयर मेरे साथ करते हैं, बताते हैं कि हाँ, ऐसा होता है जादू टोना। इसलिए चलिए इस पॉइंट को भी मैंने इसमें डाल दिया है कि ये चारों पांचों चीज़ से हम एक दूसरे के कारण मतलब नफ़रत करने लगते हैं। तो अब ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, तो देखिए ये है मेरा परिवार मैके का। अगर मैं ससुराल का स्टार्ट करूँगी तो शायद ख़राब लगेगा, तो मैंने सोचा चलो यहीं से स्टार्ट करती हूँ। अब जैसे देखिए मेरे मम्मी पापा हैं और मेरा भाई है। मान लीजिए शादीशुदा जिसके घर में बहू आ जाते हैं तो चलो बहू का बहाना होता है, पोता पोती का बहाना होता है, प्रॉपर्टी का बहाना होता है, हिस्सेदारी कोई हो जाता है, तो जिसकी वजह से घर में प्रॉब्लम होती है। मेरे मैके में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मैके में हम 3 बहन, 1 भाई है, मम्मी पापा हैं। तो मेरा भाई अभी भी शादी नहीं कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है वो हम लोग को भी नहीं मालूम। बाकी मतलब ना कोई हिस्सेदार है, मतलब एक ही भाई है, प्रॉपर्टी बांटने का सवाल ही नहीं उठता है। और हम तीनों बहन भगवान की कृपा से अपने अपने घर में सेट हैं, तो हम लोग को भी कोई लालच नहीं है मम्मी पापा के प्रॉपर्टी में। लेकिन फिर भी आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। और मतलब इतनी प्रॉब्लम होती है कि समाधान तो देखिए अभी तक हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है। पूजा पाठ सब कुछ करते हैं और उपाय भी ढूंढते हैं कि ये घर नॉर्मल कब हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा है। तो इसका तो मैं चलिए डिटेल में धीरे धीरे लाऊंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं लाऊंगी, लेकिन अगर ठीक होगा तो भी लाऊंगी, नहीं ठीक होगा तो भी लाऊंगी। क्या क्या कोशिश हम लोग कर रहे हैं वो भी मैं शेयर करूंगी। लेकिन अभी आज जो टॉपिक है मेरे ससुराल वालों का, और जैसे कि पता है कि मतलब मुझे नहीं पता किस कारण से, लेकिन जो इतने 2 ढाई साल से जो मुझे घुटन हो रही है और जो मैं वीडियो बना रही हूँ, डाल रही हूँ, उसमें एक कारण मैं बताई थी कि अचानक कान के कच्चे होने के कारण मतलब किसी के बातों में आ गए। कोई तू मैं नहीं, कोई ज़्यादा बहस नहीं, कोई गाली गलौज मारपीट कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी अचानक मेरे फादर इन लॉ ने डिसीज़न ले लिया और मुझे खासकर मेरे ही हस्बैंड के सामने मुझे बोले कि इस घर से निकल जाओ। जबकि मैं बार बार बोल रही हूँ ये घर इलीगल है, मतलब नॉर्मल बस ऐसे ही ढलाई भी नहीं हो रखी है, मतलब नॉर्मल ही तरीके से घर बना हुआ है। फिर भी बेचना तो खैर नामुमकिन है, बेच तो सकते ही नहीं हैं अलग से। हम लोग बस रह रहे थे। मतलब अब मैं डिटेल में क्या बताऊँ, मैं तो देखिए 10-15 साल से पहले ही मतलब हम लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। और वो सब मैं बाद में बताऊँगी और बता भी चुकी हूँ कुछ वीडियो में, वो लॉन्ग हो जाएगी। मेन जो मुद्दा है वो आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के सामने। तो जब हमें इस घर से जाने के लिए बोला, जब हमने बोला हम कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने बोला जो मैंने खुद अपने पैसों से जो मतलब ख़रीदा है घर, उस घर में जाओ। मैंने बोला वहाँ किराया लगा हुआ है और उससे हमारा घर चलता है। तो बोले और कोई रास्ता नहीं है। शादी के 21 साल हो गए थे और 21 साल बाद बोले थे कि तुम अपने बाप के घर जाओ, मतलब मैं अपने मैके चली जाऊँ 21 साल बाद, वो भी मेरे हस्बैंड के सामने। लेकिन मेरे हस्बैंड उस टाइम भी कुछ नहीं बोल पाए और बस वहीं बस उन्होंने नॉर्मल ही आवाज़ में बोला पापा मतलब आप नीचे चले जाओ। और कोई भी लोग नहीं आया, मतलब कानों कान किसी को पता भी नहीं चला कि यहाँ कुछ हुआ था, मतलब इतनी नॉर्मल बात हुई थी। लेकिन क्योंकि हम लोग नहीं गए और मैं वैसे हस्बैंड को बहुत गुस्सा की रात में कि अब कुछ भी हो जाए मुझे जाना है, चाहे मुझे जॉब करना पड़े, कोई काम करना पड़े, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने घर में जाऊंगी, मैं यहाँ मुझे नहीं रहना है। तो फिर हस्बैंड कहते ना एक ही खून के हैं, तो जैसे वो लोग गुस्से में हमें निकाल रहे थे, वही गुस्सा मेरे हस्बैंड में भी, वो हस्बैंड जिद करके बैठे हुए हैं।
कुछ सालों से कि कुछ भी हो जाए मैं तो ये घर छोड़ के जाऊंगा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, जब हम लोग नहीं गए कुछ भी बात नहीं हुआ। और यहाँ तक कि देखिए लोग गलतफहमी में होते हैं कि हर हर बात लड़की मैके वाले को बताती है। ऐसा नहीं है, एक इज्जत होती है ससुराल का, हस्बैंड का, या अपना भी इज्जत होता है कि मैं किस मुंह से अपनी मम्मी से, पापा से या बहन लोग से कहती कि भाई मुझे शादी के 21 साल बाद घर से निकालने की बात बोल रहे हैं। तो हम लोग ने बात बढ़ाया ही नहीं, बिल्कुल मतलब बताया ही नहीं किसी को कि भाई ऐसी ऐसी बात हो रही है। लेकिन जब मेरे फादर इन लॉ ने देखा, और बिल्कुल कान के कच्चे, लाख प्रतिशत बोल रही हूँ, इतना विश्वास मुझे अपने फादर इन लॉ पे भी है कि उन्होंने किसी के कहने पे ये काम किया था। और बुद्धि फिर गई थी, जो मेरे लिए गड्ढा उन्होंने खोद लिया और मेरे मैके में बता दिया, मेरे पापा को फ़ोन करके, और मेरे जो बड़े वाले जिया जी हैं उनको फ़ोन करके बता दिए कि भाई ये घर खाली करवाइए, इलीगल है और टूट जाएगा और हमें फ़ाइन देना पड़ेगा, घर खाली करवाइए। तो मेरे पापा ने भी, जिया जी ने भी वही लाइन बोला जो मैंने बोला कि भाई अगर घर खाली कर देगी तो वो खाएगी क्या, रहेगी क्या, और बच्चे बेटी लोग को पढ़ाएगी क्या। और कुछ भी ज़्यादा नहीं बोले, ना मेरे पापा ने कुछ ज़्यादा बोला, ना ही मेरे जिया जी ने बोला। लेकिन हाँ, क्योंकि बेटी हैं, साली हैं, तो वो लोग ने मेरे से फ़ोन करके पूछा, मतलब मेरे हस्बैंड से नहीं पूछा, ये देखिए समझदारी है मेरे मैके वालों की। मेरे से पूछा कि भाई तुम्हारे घर में क्या कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तुम्हारे ससुराल से फ़ोन आया था। मैंने पापा से बस यही बोला कि देखिए इतने सालों में शादी हुआ, और जिस रात मैंने कदम रखा ससुराल में, उस दिन से लेके और अब तक कुछ ना कुछ, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। मेरे फादर इन लॉ भी परेशान थे कि मैं एक लड़की को अपने बेटे से शादी करवा के उस लड़की का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया हूँ। ये चीज़ मेरे फादर इन लॉ ने मेरे सामने ही कितने बार कबूल किया, चाहे वो मेरे मदर इन लॉ का नेचर कहिए, चाहे मेरे हस्बैंड का नेचर कहिए। मतलब जिस लायक मैं नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, वो सारा कुछ मुझे सज़ा मिली। लेकिन फिर भी ना मैं कभी अपने मैके में आकर बोली, या ना ही मेरे फादर इन लॉ ने मतलब मेरे पापा को तारीफ़ करने के लिए फ़ोन किए कि आपकी बेटी किस मिट्टी की बनी है और कितना बर्दाश्त कर रही है और आपने क्या संस्कार दिया। ये मैं हर ससुराल वाले के लिए बोलना चाह रही हूँ कि अगर आप बुराई करने के लिए फ़ोन करते हैं शादी के 21 साल बाद, तो आप सोच सकते हैं मेरे बारे में कि अगर मैं इतनी ही बुरी होती तो मेरे फादर इन लॉ कितने बार फ़ोन कर चुके होते। ये तो मेरा सर्टिफिकेट मेरे फादर इन लॉ ने खुद ही दे दिया। मैंने पापा से पूछा क्या शिकायत, तो मेरे पापा भी हंसने लगे और बोले जैसे छोटा बच्चा मैम को, प्रिंसिपल को शिकायत करती है कि मैम मैम मेरा पेंसिल ले लिया दूसरे बच्चे ने, या रबर ले लिया, से मतलब वही शिकायत, कोई ख़ास शिकायत तो उन्होंने नहीं बोला, बस बोला घर खाली करने के लिए। तो मैं पापा और जिया जी को यही समझाई कि जब तक मेरा फ़ोन ना आ जाए, आपके दामाद का फ़ोन ना आ जाए, आप प्लीज़ मेरे घर में इंटरफेयर मत कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है वो लोग करते भी नहीं, फिर भी मैंने बोल दिया कि हम लोग अपने लेवल में परिवार को समझाने की कोशिश करेंगे, और अगर लेवल क्रॉस हो जाएगी, जब मुझे मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आपके दामाद को ज़रूरत पड़ेगी, तब आप मतलब इंटरफेयर कीजिएगा। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, ना मेरे ससुराल से फ़ोन आया और ना ही हम लोग कोई मदद मांग रहे हैं। लेकिन मैंने ये जो टॉपिक था कि गड्ढा खोदना और फिर खुद ही गिर जाना, नहीं तो आपके अपने गिर जाएंगे, वो मैं एग्जाम्पल इस स्टोरी में क्यों डाल रही हूँ, अब समझने की बारी है। अब मेरे हस्बैंड का नेचर पूरा था हंसने बोलने की, मजाक करने का, दूसरे को हंसाना। और मेरे मैके वाले जब भी बुलाते थे, मेरी दीदी जिया जी जब भी बुलाते थे तब जाना। तो वो चीज़ क्या हुआ, 2-3 साल से बहुत मतलब कम हो गया। जाते तो हैं लेकिन उतना खुशी से नहीं जाते, या उतना खुश होके नहीं रहते हैं। और मतलब अजीब सी लाइफ उन्होंने कर लिया है। मुझे वो वीडियो में अलग से लाऊंगी कि उनके फ्रेंड, काफ़ी रिलेटिव लोग, वो सबसे ही कट ऑफ हो गए। मतलब उनके माइंड में
वो सवाल जवाब अब दुनिया वाले से मुझे भी लगता है और उनको भी लगता है कि हम लोगों को क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे। कई लोग सही में मुझे डायरेक्ट बोलते हैं, आखिर क्या बात है जो तुम्हें बेदखल कर दिया, सारा कुछ देवर देवरानी को दे दिया, और क्या तुमने कुछ गलती किया या तुम्हारे हस्बैंड ने गलती किया, बताओ। अगर गलती किया है या वो लोग गलती कर रहे हैं तो हम लोग तुम्हारे ससुराल आएंगे, उनसे पूछेंगे। मतलब बहुत लोग पंचायती करने को देखिए तैयार हैं, लेकिन मतलब बेवजह हम लोग को धर्म संकट में डाल दिए। और सफाई हमें मैं भी 2 साल 2.5 साल से दे रही हूँ, और बहुत मतलब गड्ढा सच में जो उन्होंने डाला, तीर अच्छे निशाने पे उन्होंने डाला, जिसने भी सिखाया मुझे बर्बाद करने के लिए, तो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। और देखा कि मेरी सच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, और मैं सच में डिप्रेशन में ही एक तरह से चली गई थी। और बहुत मुश्किल से भगवान की कृपा से मैं तो अपने आप को बचाई हूँ, ठीक की हूँ। अब है देखिए मंदिर, भगवान के सामने कसम खा कर बोल रही हूँ कि जो गड्ढा मेरे ज़िंदगी में उन्होंने किया था, उनका खुद का बेटा उसमें गिर गया। मतलब जो भी उनका हंसना बोलना मेरे मैके वाले से होता था, वो सब उनका बेटा दूर कर लिया। जो हंसी खुशी, सही बोलूं जाने अनजाने में, मेरे फादर इन लॉ ने अपना बेटा का हंसी खुशी ज़िंदगी जो उनका था सारा कुछ उन्होंने छीन लिया। और और जो मैं बता रही हूँ, जो इलाज नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही पॉइंट है कि जब मेरा माँ बाप भाई सगा नहीं हुआ तो मतलब और लोग क्या होंगे, जिसके कारण